जिंक को लेकर के किसान भाइयों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी हमें जिंक डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, किस टाइम पर डालनी चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूजन आपकी रहती है और जिसकी सही जानकारी आपको मिल भी नहीं पाती है, तो दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च किया और उस रिसर्च के दौरान जो रिज़ल्ट आए हैं दोस्तों काफ़ी शानदार हैं, काफ़ी आपको हैरान कर देने वाले रिज़ल्ट हैं। तो अगर आपको जिंक की डिटेल से जानकारी चाहिए और सही और बिल्कुल 100% सटीक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप सोचते हैं कि हम जिंक के बारे में टोटल जानकारी रखते हैं तो बीच में छोड़ने से बेहतर है कि अभी वीडियो छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि आज हम उन किसान भाइयों के लिए इसमें बात करेंगे जिनको कन्फ्यूजन रहती है कि जिंक की मात्रा कितनी डालनी चाहिए और कौन सी जिंक डालनी चाहिए, किस टाइम पर डालनी चाहिए, डालने का क्या तरीका है और अगर हम एक बार स्प्रे कर देते हैं या दे देते हैं तो कितने टाइम के बाद हमें जिंक आगे डालनी है। तो पूरी डिटेल आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और भी अच्छी बेहतरीन जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहें और दूसरे भाइयों तक शेयर करिए। कि दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जिंक ज़्यादातर हम अपनी फसलों में 3 तरह की डालते हैं जो पुराने समय से काफ़ी समय से चल रही हैं, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, जिसको मोनो जिंक भी बोला जाता है। ये 33% में आती है और ये इसमें जिंक 33% और सल्फर 15% होती है, जो अलग अलग कंपनियों की मार्केट में आपको अलग अलग रेट पर मिलती है। दूसरी जिंक है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो 21% में आती है। तो बहुत सी कंपनियां केवल जिंक 21% ही देती हैं, लेकिन आज के समय में बहुत सी कंपनियां इसके साथ 21% जिंक के साथ साथ 10% सल्फर भी मिला करके दे रही हैं। तीसरी तरह की जो हम जिंक यूज करते हैं जो चिलेटेड जिंक बोलते हैं, जो 12% में आती है, इसको EDTA भी जिंक बोला जाता है। कि जिंक को हम यूज करने से पहले कन्फ्यूज रहते हैं आखिर कौन सी हम जिंक डालें, कौन सी डालनी चाहिए और डालने का समय क्या है और कितनी मात्रा हमको रखनी चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। जिंक डालने का समय। जिंक डालने का समय काफ़ी कंफ्यूज करता है, वह इसलिए क्योंकि DAP यानी फास्फोरस वाली उर्वरकों के साथ हम जिंक नहीं डाल सकते हैं। जैसे DAP NPK सिंगल सुपर फास्फेट तो साथ में हम नहीं डाल सकते हैं, ऐसा हमारे अंदर मन में भरा होता है और कहीं कुछ हद तक ये बातें सही भी हैं। तो आखिर हम कब डालें ये बात मुख्य रूप से निकल कर आती है। तो धान के रोपाई से लगा करके आपको 45 दिन तक जिंक को डालने का समय अच्छा रहता है। यानी धान की जब आप रोपाई करते हैं तो उस टाइम पर जो आप उर्वरकें दे रहे हैं उसके साथ भी डाल सकते हैं और बाद में 45 दिन तक जब तक कल्लों का फुटाव होता है तब तक आप अपने धान में जिंक को डाल सकते हैं। कौन सा जिंक डालें? तो जिंक सल्फेट मोनो जो है 33% जो होता है, यह खास तौर से मिट्टी में डालने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि स्प्रे नहीं कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं चूने के पानी के साथ या यूरिया के साथ में आप मिला करके स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन खास तौर से ये मिट्टी में डालने के लिए ही 33% वाला तैयार किया गया है। दूसरा जो जिंक आता है मोनो जिंक 21%, इसको मिट्टी में डालने के लिए भी और स्प्रे करने के लिए, यानी दोनों पर्पज़ से इसको तैयार किया गया है। तो इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी दोनों तरह से ये काफ़ी परफेक्ट रहता है। अब तीसरा जो जिंक आता है चिलेटेड यानी EDTA जो 12% में आता है, ये खास तौर से स्प्रे के लिए ही बनाया गया है। लेकिन इसको भी कुछ परिस्थितियों में आप कुछ फसलों में सीधे मिट्टी में भी दे सकते हैं, जैसे सब्जी वर्गीय फसलें जो हैं उसमें मिट्टी में भी आप इसको दे सकते हैं। बाकी इसको केवल स्प्रे के लिए ही बनाया गया है। अब इसे DAP NPK और सिंगल सुपर फास्फेट के साथ अगर आपसे कहा जाए कि डाल सकते हैं या नहीं तो आपका सीधे जवाब होगा नहीं। लेकिन ये काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। अब ठीक कैसे नहीं है तो मैं दोस्तों रियल प्रूफ के साथ में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखिए ये बात काफ़ी हद तक सही है कि DAP के साथ हम इसको नहीं डाल सकते हैं। 100% हम कह सकते हैं ये सही है, इसलिए क्योंकि DAP जो होती है डाई अमोनियम फास्फेट होती है। इसके साथ अगर हम जिंक डालते हैं तो DAP के साथ में जिंक डालने पर जो है डाई अमोनियम फास्फेट जो है जिंक सल्फेट को जिंक फास्फेट में बदल देती है। तो इसलिए हम जिंक सल्फेट को इसके साथ में मिला करके नहीं डाल सकते हैं। अब जो जिंक सल्फेट जो फास्फेट में बदल जाती है तो वो इस एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जो घुलती नहीं, यानी पानी के साथ घुलती नहीं है। और जब पानी के साथ नहीं घुलेगी
तो पौधे को मिलेगी नहीं, क्योंकि जब तक पानी के साथ उर्वरक नहीं घुलेगी तब तक पौधे जड़ों के माध्यम से नहीं ले पाते हैं। इसलिए मिट्टी में केवल पड़ी रहेगी और फसलों को नहीं मिलेगी। काफ़ी टाइम के बाद धीरे धीरे जब ये टूटेगी तो कभी हो सकता है कि पौधों को ये मिल जाए। बाकी इसीलिए डीएपी के साथ में जिंक को नहीं डाला जाता है। लेकिन क्या हम एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट के भी साथ डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ हम चीज़ें दिखा रहे हैं, उस चीज़ों के आधार पर, उस तथ्यों के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि एनपीके के साथ और सिंगल सुपर फास्फेट के साथ हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। हमें अधिक बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले हम बात करते हैं एनपीके। तो एनपीके में जो हम चार्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कुछ हमने डिटेल इकट्ठा की है, उस आधार पर देखिए एनपीके प्लस जिंक को हम एक साथ में दे सकते हैं। ऐसा बहुत सी कंपनियों ने भी कहा है। इफ़को और क्रभको के मैंने वेबसाइट पे जाकर के डिटेल सर्च किया है, तो वहाँ पर बताया गया है कि एनपीके के साथ में आप जिंक मिला करके जो रोपाई है धान की या जो फसल की बुआई करते हैं उस टाइम पर डालते हैं तो डाल सकते हैं। इसी तरह जो सिंगल सुपर फास्फेट होती है तो इसमें भी फास्फोरस होती है, जबकि ये डीएपी में भी फास्फोरस है, लेकिन डीएपी में फास्फोरस दूसरी अवस्था में होती है। इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट में आज आप देखते होंगे तो बहुत सी कंपनियाँ सिंगल सुपर फास्फेट के साथ % जिंक भी मिला करके दे रही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनियाँ मूर्ख हैं या कंपनियों में बैठे जो वैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं तो वो मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, उनको केवल बेचने से मतलब। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर एक का शोध होता है और उसके बाद उसके परीक्षण के आधार पर ही उसको बताया जाता है कि आप इसको यूज कर सकते हो या नहीं यूज कर सकते हो। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो जो जिंक सिंगल सुपर फास्फेट में मिली होती है तो क्यों हम इसके साथ अलग से नहीं मिला सकते हैं? कहने का सीधे सीधे मतलब है डीएपी के साथ में अगर आप मिलाते हैं तो जिंक फास्फेट में बदल जाएगी सल्फेट, लेकिन अगर आप डीएपी के अतिरिक्त छोड़ करके एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट में देंगे तो ये बदलेगी ज़रूर। अब ऐसा नहीं कि फास्फोरस है तो बदलेगी नहीं, लेकिन 2-4% ही केवल कन्वर्ट हो पाएगी। बाकी 95-97% आपकी जिंक जो है वो जिंक के ही रूप में रहेगी और इतनी मात्रा आपके फसल के लिए काफ़ी है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जिंक के साथ में अगर हम एनपीके डालना चाहते हैं तो साथ में मिला करके डाल सकते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में भी दिया जा सकता है, क्योंकि कंपनियां भी कह रही हैं और साथ में मिला करके कंपनियां आज सिंगल सुपर फास्फेट को मार्केट में बेच भी रही हैं, जिसको किसान यूज भी कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जिंक सल्फेट हम इन चीज़ों के साथ में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन 12% की जो जिंक आती है उसका क्या होगा? तो 12% की अगर आप सब्जी वर्गीय फसलें लगाते हैं तो उसमें आप मिट्टी में भी दे सकते हैं, बाकी में आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो जो एनपीके मार्केट में घुलनशील वाली आती हैं उनके साथ में हम 12% चिलेटेड जिंक को मिला करके आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जिंक फास्फेट में कन्वर्ट हुई है, लेकिन पूरी मात्रा कन्वर्ट नहीं होती है, तो काफ़ी हद तक रिजल्ट उसके मिल जाते हैं। इसलिए जब आप फसल की बुआई करें या रोपाई करें तो एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट अगर दे रहे हैं तो उसके साथ आप बेझिझक जिंक मिला करके डालिए और आपको अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन अगर आप डीएपी डाले हैं तो डीएपी डालने के बाद में 21 दिन पूरे हो जाएं, 22-23 दिन पर आप जो है जिंक को डाल सकते हैं, साथ में नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि अगर आप डीएपी के साथ में मिला करके डालेंगे तो आपको इसके फ़ायदे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तक सारी बातें अब तो क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट में हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक छूट रहा है जो शायद मैंने एकत्र नहीं कर पाए हैं तो उस टॉपिक के बारे में भी आप बता सकते हैं, मैं डिटेल से जानकारी हो सकता है तो आपको अगले वीडियो में भी बता दूँ। वीडियो में बहुत कुछ बाकी है। तो अब जिंक की मात्रा हम कितनी डालें, सवाल ये आता है। तो देखिए मोनो जिंक और चिलेटेड जिंक और जिंक सल्फेट जो 21% वाली होती है, तो इसकी डोज को लेकर के काफ़ी अलग अलग है और बहुत सी वेबसाइटों पर बहुत सी जगह पर जाएंगे तो सभी जगह आपको इसकी सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। हर जगह जानकारी कन्फ्यूजन वाली है, यहाँ तक कि बहुत से यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें 1 हेक्टेयर की मात्रा को 1 एकड़ में डालने को भी बता दिया जाता है। यानी जो चिलेटेड जिंक होती है उसका तो आप स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे की जो मात्रा रहती है 100 ग्राम आप ले लीजिए, और जब 30 दिन के ऊपर की फसल हो गई तो 200 ग्राम मात्रा ले लीजिए और इसको आप सिंगल भी स्प्रे कर सकते हैं और किसी उर्वरक के साथ में, जैसे मैंने बताया है कि जो
NPK है उसके साथ भी मिला सकते हैं और बाकी आप यूरिया के साथ भी मिला सकते हैं। और इसी तरह अगर आप मोनोजिंक 33% वाली ले रहे हैं तो 33% वाली की यदि हम बात करें तो अलग अलग कंपनियों की जो मोनोजिंक मैंने देखा तो इफ़को वाले में बताया गया कि 1 एकड़ में 8 से 10 किलोग्राम डालिए, क्रबको में भी बताया गया 5 से 6 किलोग्राम बताया गया। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। अब कन्फ्यूजन दूर कैसे होगी, देखिए जो 33% वाली जिंक है उसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा बताई गई। अब 21% वाली जो जिंक है उसकी भी मात्रा कंपनियों ने 8 से 10 किलोग्राम ही बताई है। तो आप या तो समझ जाइए कि 21% वाली की जगह पर हो सकता है कि उन्होंने 33% को वहीं पर चिपका दिया है और वो आज भी जानकारी वहीं पर पेस्ट पड़ी है। तो कहने का मतलब है अगर आप 21% वाली डालते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम आप 1 एकड़ में डालिए, लेकिन 33% वाली डालते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा मत डालिए। हो सकता है कि इससे ज़्यादा डालने पर फसल को ज़्यादा नुकसान हो या नुकसान हो सकता है, या अगर कमी है ज़्यादा तो नुकसान नहीं भी हो सकता, लेकिन कोशिश करें कि आपको अधिक मात्रा अधिक पैसा बर्बाद करने से भी बचना चाहिए। तो इस तरह से आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं, मात्रा को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है जानकारी कि अगर हम इस उर्वरक को और जिंक को सबको डालते हैं तो डालना हमें कैसे है और कब देना है। तो जैसा कि थोड़ी सी जानकारी हमने शुरुआत में बताई थी, तो सबसे अच्छा है कि अगर आप DAP डाल रहे हैं तो DAP के साथ में आपको जिंक नहीं डालना है, और DAP के अतिरिक्त यदि NPK और सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं तो रोपाई में डाल सकते हैं। रोपाई के बाद कभी भी 45 दिन तक आप धान में जिंक को डाल सकते हैं। और कोशिश करिए कि जो मात्रा है, जैसे मान लिया 5-6 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ में डालनी है तो इसकी आधी मात्रा आप रोपाई के साथ में डाल दीजिए। जो आधी मात्रा बचती है, जैसे 6 किलोग्राम आप ले लीजिए तो 3 किलोग्राम रोपाई के साथ डाल दीजिए। 3 किलोग्राम जो मात्रा बची है उसको आप 3 बार अलग अलग मात्रा को लेकर के और अपनी फसल में स्प्रे कर दीजिए, जो 10 से 15 दिन के अंतर पर आप आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। और जिससे फ़ायदे आपको इसलिए मिलने वाले हैं अच्छे, क्योंकि जो आपने मिट्टी में दिया है वो मिट्टी के माध्यम से तो फसल को मिलेगी, उसके साथ साथ वो धीरे धीरे काम करती है। और इसके साथ जब आप जो बची हुई मात्रा को अपनी फसल में स्प्रे कर देंगे तो स्प्रे के माध्यम से पौधे को बहुत जल्दी मिल जाएगी, जिससे इसके जो बेनिफिट पौधे में हैं वो पूरे अच्छे से मिलेंगे, जिससे पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ विकास करेगा। अब जो चिलेटेड जिंक है उसको भी आप 3 बार स्प्रे कर सकते हैं। 2 से 3 बार स्प्रे ज़रूर करिए अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं। अब एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप मिट्टी में उर्वरक दे रहे हैं तो अगर आपके वहाँ हल्की मिट्टी है तो हो सकता है कि अगले साल आपको धान में फिर से जिंक को डालना पड़े। लेकिन अगर भारी मिट्टी है, लिंचिंग कम होती है, तो अगले 2 साल यानी तो एक इस साल दिया और अगले साल आपको जिंक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके अगले साल यानी तीसरे साल फिर से आपको जिंक डालने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हल्की मिट्टी में आपको अगले साल भी जिंक डालना पड़ेगा, लेकिन 1 साल तक मिट्टी में देने के बाद आपको दोबारा जिंक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने स्प्रे किया है तो प्रत्येक फसल में जिंक की कमी हो सकती है, तो उसमें आपको अगली फसल में स्प्रे करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो डाउट थे जिंक को लेकर के, जो कन्फ्यूजन थी, वो सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल छूट गए हैं, कोई जानकारी छूट गई है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और लाइक वीडियो को करते